चैप्टर्स 1497, 1498, 1499, 1500। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1497। जीत के बाद भी गहरा दर्द। घटिया, कितना घटिया आदमी है यह, तो स्नीक अटैक कर रहा है। ये बंदा कितना कमीना है, सच में नफरत हो गई इससे। दोनों की ताकत देखे तो ये साफ साफ थोड़ा कमजोर था। आसपास खड़े लोग यंग थीविंग हेवन के खिलाफ बोलने लगे। तुम। वो हारा हुआ लड़का जमीन से उठा और गुस्से से हकलाते हुए हवा की तरफ उंगली दिखाने लगा। तुम बेशरम हो। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो एक बार फिर से लड़ते हैं। मगर अस्किलर मूव की वजह से उसकी एल के आगे सब धुंधला था और उस बिल्कुल नहीं पता था कि फैंग युआन कहाँ है। इसलिए उसकी उंगली एकदम गलत दिशा में थी, जिससे पूरा सीन हाई अजीब और मजाकिया लग रहा था। फैंग युआन ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, जीतने वाला ही सिकंदर होता है, अब इसमें क्या लड़ना। फैंग युआन आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो एक बार फिर से बस एक देखने वाला बन गया था और उसके जिस्म से उसका कंट्रोल छीन गया था। थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म एक बार फिर आगे बढ़ा। यंग थीविंग हेवन ने आसपास की भीड़ और स्टेज के नीचे चिल्ला रहे अपने ओपोनेंट को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे धीरे हैरानी से अपने हाथ उठाए। क्यों? मैंने सीधा वो किलर मूव, ब्लड ग्रे आइज, क्यों इस्तेमाल किया? मेरे पास साफ साफ ताकत थी उससे आमने सामने आराम से लड़ने की और फिर यूं स्टेज से नीचे फेंकने की। लेकिन क्यों, आखिर मैंने स्नीक अटैक करना क्यों चुना? यंग थीविंग हेवन को स्नीक अटैक जैसी हरकतों से सख्त नफरत थी। उस लगता था कि यह एक शर्मनाक काम है। तो उसने स्नीक अटैक क्यों किया? यूज खुलकर लड़ना पसंद था और वो ऐसी घटिया चालों का सहारा कभी नहीं लेता। यूज ये पसंद नहीं था, या आसान शब्दों में कहें तो वो ऐसी हरकतों से नफरत करता था। तो फिर उसने ऐसा किया ही क्यों? उसके दिमाग में शासियों की पागलों वाली हंसी गूंजने लगी। हा। मजा आ गया, बहुत मजा आया मेरे लाडल पोटे, तू सच में अपने दादा पर गया है। ट्यून साफ साफ ब्लड ग्रे आइज किलर मूव की ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी ट्यून यूज इतनी सफाई से इस्तेमाल किया। स्नीक अटैक की टाइमिंग भी क्या कमाल थी, एक झटके में जीत हासिल कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। शासियो बार बार उसकी तारीफ कर रहा था। यंग थीविंग हेवन बिल्कुल सन्न रह गया था। हाँ, ये सही है, उसने इस किलर मूव की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया? और इतनी माहिरियत से कैसे कर लिया? ये तो बकवास है। यंग थीविंग हेवन अपने मन में चिल्लाया। हा, मेरे प्यारे पोते, चल दादा तुझे इसका कारण बताता है। तू असल में है ही ऐसा, तेरी फितरत ही ऐसी है। अपने आप को रोक मत, अपने असली रूप को बाहर आने दे। शासियो जोर से हंसा, जैसे जले पर नमक छिड़क रहा हो। यंग थीविंग हेवन को गहरा झटका लगा, लेकिन जल्द ही उसकी ऊँग में एक चमक आई। नहीं, ये मैंने नहीं किया। ये तुमने किया है ना? तुमने मेरे जिस्म को कंट्रोल किया था। ही, वैसे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पर मैंने किया नहीं। ये तेरा खुद का फैसला था, ये बात तुझे साफ पता होनी चाहिए। नहीं, ये जरूर तुमने ही किया है, मैं भला ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूं? यंग थीविंग हेवन अपनी ही बात पर अडिग रहा। बकवास बैंड कर, शासियों ने जोर से डांटा। लेकिन बाहर से यंग थीविंग हेवन का चेहरा काफी आत्मविश्वास से भरा लग रहा था और वो मन ही मन झगड़ते हुए स्टेज से नीचे उतर गया। मगर ऑडियंस की नज़र में उसका ये बर्ताव काफी घमंडी लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो लोग और भी जोर से उस बुरा भला कहने लगे। ए फ्लैट झटका खाने की बारी ऑब्जर्वर बने फैंग युआन की थी। फाइट के दौरान कंट्रोल उसके हाथ में था, लेकिन नतीजे ने सीधे ड्रीम रेल्म की अगली घटना पर असर डाला था। यंग थीविंग हेवन का झटका और ऑडियंस के रवैये में बदलाव, इससे बिना किसी शक के ड्रीम रेल्म के आगे बढ़ने के तरीके पर असर पड़ेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका सामना फैंग युआन ने ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करते हुए पहले कभी नहीं किया था। अपने पिछले एक्सप्लोरेशंस में भले ही उसकी भागीदारी थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म से ज्यादा थी, लेकिन ड्रीम रेल्म पूरी तरह से बदला नहीं था। ड्रीम रेल्म का नतीजा पहले से तय था और उस पार करने का स्टैंडर्ड भी फिक्स था। लेकिन थीविंग हेवन का ये ड्रीम रेल्म मुझे इसे जीने का एहसास दे रहा है। ये मामूली नहीं है। अगर इसकी कैटेगरी देखी जाए तो ये एक रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म था, जो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की जिंदगी के अनुभवों को दोबारा दिखा रहा था। लेकिन फैंग युआन की लगातार भागीदारी के साथ यह ड्रीम रेल्म अपने रास्ते से भटक सकता है और बदल सकता है। जब ये बदलाव इकट्ठे होंगे तो क्या ड्रीम रेल्म का आखिरी नतीजा असल वाले से अलग होगा?
फैंग युआन को ये एहसास हुआ और वो पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान हो गया। जल्द ही उसके फिर से लड़ने की बारी आ गई। तुम देखने में तो घटिया इंसान नहीं लगते, लेकिन पिछले राउंड में तुमने मेरे छोटे कजिन के खिलाफ घटिया तरीके क्यों इस्तेमाल किए? इस बार यंग थीविंग हेवन का ओपोनेंट एक लड़की थी जो काफी हिम्मत वाली लग रही थी। यंग थीविंग हेवन ने माथे पर बाल डाले। वो सफाई नहीं देना चाहता था लेकिन फिर भी कहा, कोई गलतफहमी हुई है? है गलतफहमी? एचएमपीएच, तुमने साफ साफ स्नीक अटैक किया था और अब तुम मान भी नहीं रहे हो। इतने सारे लोगों ने देखा और ये बंदा अब इनकार करना चाहता है। स्टेज के बाहर खड़ी भीड़ गुस्से में चिल्लाई। लड़की ने भी गुस्से से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये गलतफहमी थी या नहीं, मैं अपने कजिन का बदला लेने वाली हूं। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें हराऊंगी नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें काफी तकलीफ हो। आओ। वो लड़की आगे बढ़ी। एक मिनट रुको। यंग थीविंग हेवन ने अचानक अपने हाथ आगे किए। मुझे अभी भी कुछ कहना है, पहले मेरी बात सुन लो फिर अटैक करना। क्या है? बोलो, मैं तुम्हें पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और अपने कदम रोक लिए। लेकिन उसी पाल यंग थीविंग हेवन की एक अचानक ही चालक तरह से चमकी और उसने अपना हाथ उठाया। मॉर्टल किलर मूव, ब्लड ग्रे आइज। वो लड़की पहले से ही सावधान थी, लेकिन यह सफेद राख उसके डिफेंसिव तरीकों को पार करके सीधे उसकी इंगी पर जा गिरी। डैम इट, फिर से। ये लड़का फिर से गंदी चाल चल रहा है। सावधान, वो आ रहा है, जल्दी अपना बचाव करो। भीड़ अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगी। लेकिन तब तक यंग थीविंग हेवन इस लड़की के पास पहुंच चुका था और उसने अपना दाहिना पैर उठाया। इस लड़की को लात मारकर बाहर करने ही वाला था। पर इस लड़की को लड़ने का अच्छा अनुभव था। भले ही वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके कान तेजी से हिल रहे थे जब वो हवा की आवाज सुनकर उसकी पोजीशन का अंदाजा लगा रही थी। मैं देख नहीं सकती, अगर ये मैच लंबा खींचा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। उसी पाल इस लड़की ने एक समझदारी भरा फैसला किया। उसने हल्की सी आवाज निकाली और पीछे हटने के बजाय उसने सीधे यंग थीविंग हेवन पर घुसे से वार किया। वुश! उसके मुक्के के असर से हवा चली, जिससे यंग थीविंग हेवन के बाल उड़े। यह हमला काफी खतरनाक था। इसमें साफ तौर पर एक गू वर्म का इस्तेमाल किया गया था और यह सिर्फ एक मामूली जिस्म से पैदा नहीं हो सकता था। अगर यंग थीविंग हेवन ने सच में पिछले पाल लात मारी होती तो वो इस वक्त अपनी रफ्तार पर काबू नहीं पा पाता और इन दो घूंसों से यूज भरी चोट आती। लेकिन इस वक्त यंग थीविंग हेवन खुद नहीं था, बल्कि यूज फैंग युआन कंट्रोल कर रहा था। फैंग युआन की सोच बिल्कुल शातिर थी। वो लड़की को लात मारने वाला लग रहा था, लेकिन असल में यह सिर्फ एक धोखा था। एक तरफ वो इस लड़की को परख रहा था, आखिरकार भले ही नजर धुंधली हो, लेकिन जांच के दूसरे तरीके भी थे। गू वर्ल्ड में अजीब व गरीब तरीकों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ फैंग युआन ऑडियंस का इस्तेमाल कर रहा था। इन लोगों का चिल्लाना और चेतावनियां असल में यूएस लड़की को गुमराह कर रही थी। लड़की की नजर धुंधली थी और इस घमसान लड़ाई में उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था और वो सबकॉन्शियसली आसपास के लोगों की चेतावनियों को सही मान लेती। आखिरकार ऑडियंस में बहुत से लोग थे जबकि लड़की अकेली थी। इंसानों में भेद चाल की मेंटालिटी होती है। जब बहुत से लोग किसी चीज को सही मानते हैं तो लड़की के भी उस सच मान लेने की संभावना थी। जैसा फैंग युआन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लड़की ने घूंसे मारना शुरू कर दिया और ऑफेंस पर चली गई। फैंग युआन ने अजीब सी हंसी के साथ शांति से अपना दाहिना पैर पीछे किया और आसानी से बच गया। फिर उसने आराम से लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींचा। वो लड़की तुरंत जीतना चाहती थी और उसने बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली थी, जिसका इस्तेमाल फैंग युआन ने पलटवार करने के लिए किया। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने घुटने से लड़की के पेट के निचले हिस्से पर जोर से वार किया। बम! एक हल्की सी आवाज आई। लड़की को भरी चोट लगी थी। उसकी बैंडेड दर्द से खुल गईं। उसका सुंदर गोरा चेहरा अस्पताल लाल हो गया और उसके माथे पर नीली नसें उभार आयं। यूज महसूस हुआ जैसे उसकी बड़ी आंत और अंदर के अंगों में गांठ पत गई हो। दर्द इतना था कि उसकी सांस ही रुकने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस तेज दर्द को दोबारा महसूस कर पाती, फैंग युआन ने लड़की की गर्दन के पीछे एक करारा वार किया। एक पाल में वो लड़की बेहोश हो गई। थर्ड, वो जमीन पर गिर गई और हिली तक नहीं। फैंग युआन जीत गया। आसपास खड़ी भीड़ एक पाल के लिए शांत रही और फिर भड़क उठी। घटिया! कितना घटिया है! ये इस तरह से जीत गया, ये तो बहुत बेशर्मी है। ये कितना बेशरम है। अफसोस कि उसकी ओपोनेंट कितनी मासूम थी। उसकी ताकत साफ साफ ज्यादा थी लेकिन वो उसकी चाल में फंस गई।
ऑडियंस यंग थीविंग हेवन के लिए गुस्से और नफरत से भरी हुई थी, जबकि यूएस लड़की के लिए उन्हें अफसोस हो रहा था। कुछ देर तक उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। मैंने क्या कर दिया? क्या ये फिर से मैं था? फैंग युआन एक बार फिर से बस देखने वाला बन गया, जबकि यंग थीविंग हेवन फिर से हैरान था। हा हा हा, ये तुम ही हो, ये सब तुमने ही किया है। शासियो खुलकर हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम समझ गए, है ना? पूरी लड़ाई का प्रोसेस तुम्हारा अपना फैसला था। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इतना कमीना कैसे हो सकता हूं? यंग थीविंग हेवन ने दर्द से अपनी एंड बैंड कर लिन, उसकी पलकें तक हल्की सी फड़क रही थीं। तुम सच में कमीने हो, लेकिन दादा को यह पसंद आया। तुमने जल्दी और कौशल से लड़ाई को खत्म किया, जीत बिल्कुल साफ और तेजी से मिली। तुम्हारी बेशर्मी और घटियापन बिल्कुल मेरी तरह है जब मैं जवान था। शासियो एक बार फिर जोर से हंसने लगा। आखिर हो क्या रहा है? मेरे साथ क्या गलत है? यंग थीविंग हेवन लगभग रोने वाला था। उसकी पिछली जिंदगी से जमा की गई सारी शान और उसूलों पर एक बहुत बड़ा झटका लगा था। मैंने एक बार एक कहावत सुनी थी, कुछ लोगों में जन्मजात लड़ाई की प्रतिभा होती है। जब वो लड़ाई की हालत में आते हैं तो उनके मन में अक्सर नए नए विचार आते हैं और उनकी इंट्यूशन भी तेज हो जाती है। हर तरह के कारण उन्हें अपने सबसे गहरे अस्तित्व को खोदने देते हैं और सबसे स्वाभाविक चुनाव करते हैं, अपनी पूरी ताकत से जीत के लिए कोशिश करते हैं। यंग थीविंग हेवन इसी तरह यंग थीविंग हेवन अस छोटे कंपटीशन में जीतेता चला गया। हर लड़ाई में फैंग युआन यंग थीविंग हेवन की जगह ले लेता और पूरी लड़ाई पर कब्जा कर लेता। भले हाई ओपोनेंट सावधान द, लेकिन फैंग युआन आखिर कौन था? उसके लड़ाई के अनुभव को समंदर जितना विशाल कहा जा सकता था। ये छुटपुटी ओपोनेंट्स, उनकी नज़र का हल्का सा बदलाव भी फैंग युआन को उनकी चालें और विचार समझने के लिए काफी था। जहां तक फैंग युआन का सवाल था, ये जीते बिना किसी मुश्किल के थीं। लेकिन यंग थीविंग हेवन के लिए ये एक बेहद दर्दनाक सफर था। क्या सच में अंदर ही अंदर मैं ऐसा ही इंसान हूं? अपनी पिछली जिंदगी में, क्योंकि मैं एक मेका में सुरक्षित था, मुझे काफी स्टिम्युलेशन नहीं मिला। तो इस दुनिया में अब जब मैं खुद लड़ रहा हूं, मेरी असली फितरत सामने आ गई है। मेरी ऐसी फितरत है। मैंने अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, अपने गुरु की शिक्षा को शर्मिंदा किया और अपने परिवार के नाम को बदनाम किया। चैप्टर 1498 हारने की इच्छा ड्रीम रेल्म के अंदर। स्टेज पर फैंग युआन यंग थीविंग हेवन को कंट्रोल कर रहा था और एक काफी मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। इस बार उसका ओपोनेंट एक लंबा चौड़ा और मजबूत नौजवान था। अस नौजवान के हाथ नाइफ हैंड पोज में थे और हर वार के साथ उसके हाथों से बिजली की एक चमक निकलती जो फैंग युआन की तरफ जाती। ये नौजवान इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए सबसे पॉपुलर कैंडिडेट्स में से एक था। अगर वो किसी आम लड़के से लड़ रहा होता तो वो शायद अब तक बिजली के झटके से गिर चुका होता और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती और वो मैच तुरंत हार जाता। लेकिन उसका सामना फैंग युआन से था। यंग थीविंग हेवन के पास बिजली के हमलों से बचने के लिए काफी तरीके नहीं थे, लेकिन फैंग युआन की अनुभवी अंग अपने ओपोनेंट की हर हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थीं। जब उसके ओपोनेंट ने अपना हाथ उठाया तो फैंग युआन उसके कंधे की हरकत, उसकी नजर की दिशा और उसके जिस्म के वजन के केंद्र को देखकर हमले की दिशा का अंदाजा लगा सकता था। नतीजा ये हुआ कि फैंग युआन हर बिजली के हमले से बचने में कामयाब रहा और दूसरों की नजरों में अजीब तरह से बचने की हरकतें कर रहा था। तुझे सिर्फ बचना ही आता है क्या? उसके ओपोनेंट ने बेचैन होकर चिल्लाया। ही, दम है तो पकड़ के दिखा। मार मुझे। फैंग युआन ने अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाया। जैसा सोचा था, वो नादान ओपोनेंट गुस्से में आ गया और फैंग युआन की तरफ लपका। हिम्मत है तो मुझसे लड़, बदतमीज। लेकिन फैंग युआन अभी भी बचने में लगा रहा। यहां तक कि ऑडियंस भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो हुटिंग करने लगे और फैंग युआन की हरकतों को कायरता भरा बताने लगे। कोई तो चिल्लाया भी, ताकत में इतना फर्क है, सरेंडर कर देना कमीने। लेकिन फैंग युआन बस अपने तरीके से चलता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। भले ही वो बच रहा था, लेकिन असल में वो लड़ाई की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा था। उसके ओपोनेंट के पास लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था। आखिरकार वो बहुत छोटा था और बिना जाने हाई फैंग युआन के रिदम में फंस गया था। वो नौजवान काफी देर तक लड़ा, उसकी प्राइमेवल एसेंस ज्यादातर खर्च हो चुकी थी और थकान से वो हौंफ रहा था। बहुत बढ़िया, अब पलटवार का समय है। फैंग युआन को आखिरकार वो मौका मिल ही गया जिसका वो इंतजार कर रहा था और उसने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। क्या? उसके ओपोनेंट ने बहुत देर से रिएक्ट किया और जल्द हाई फैंग युआन से मार खाने लगा।
लेकिन इस नौजवान के पास अभी भी कुछ प्राइमिवल एसेंस बची थी, वो मुश्किल से विरोध कर पा रहा था। फैंग युआन ने मन ही मन महसूस किया कि हालत खराब है। यंग थीविंग हेवन का एप्टीट्यूड बहुत कम था, सिर्फ द ग्रेड एप्टीट्यूड था, इसलिए उसके पास प्राइमिवल एसेंस का रिजर्व भी कम था। इतनी देर बाद फैंग युआन के पास जितनी प्राइमिवल एसेंस थी वो उसके ओपोनेंट से भी कम थी, जो शुरू से हाई जोर शोर से हमला कर रहा था। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचते ही फैंग युआन तुरंत चिल्लाया, आ बेवकूफ बच्चे, मेरे थूक का स्वाद चख। फिर उसने अपना मुंह खोला और अपना बलगाम सीधे अपने ओपोनेंट के चेहरे पर थूक दिया। उसके ओपोनेंट की आंख तुरंत चौड़ी हो गई। अगर ये उसके चेहरे पर लग जाता तो ये बहुत ही घिनौना होता। वो नौजवान जल्दी से पीछे हटा, लेकिन फैंग युआन यही चाहता था। वो अपने ओपोनेंट को इसी दिशा में बचने पर मजबूर करना चाहता था। फ्लैट नीचे जाने का टाइम आ गया है। फैंग युआन अचानक एक चुस्त बिल्ली की तरह आगे बढ़ा और ओपोनेंट के सामने आ गया, इससे पहले कि वो एक जबरदस्त हाई किक मारता। अस नौजवान ने पहले ही अपने हाथों को एक ढाल की तरह उठा लिया था ताकि फैंग युआन की किक को रोक सके। लेकिन फैंग युआन बहुत ताकतवर था और उसने यूं सीधे स्टेज से बाहर उड़ा दिया। फैंग युआन जीत गया। ये लड़का सच में जीत गया। ये कैसे हो सकता है? घिनौना, उसने सच में थूक दिया। ये तो बहुत हाई गवारों वाली हरकत है। हाँ, भले ही वो जीत गया, लेकिन मुझे भी उससे नफरत है। उसके अंदर जरा सी भी तहजीब नहीं है, वो गू मास्टर बनने के लायक हाई नहीं है। ऑडियंस में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। तानों और बुराइयों की आवाजें लहरों की तरह फैंग युआन के कानों में आ रही थीं। फैंग युआन, हालांकि, जिस्म पर से अपना कंट्रोल खो चुका था और अब असली यंग थीविंग हेवन फिर से सामने था। यंग थीविंग हेवन ने इस लड़ाई को खुद महसूस किया था। जीत सच में आसान नहीं थी। आखिरकार यंग थीविंग हेवन अकेला था, जबकि उसके ओपोनेंट का कुछ बैकग्राउंड था। शायद उसके माँ बाप गू मास्टर द, या कम से कम उनमें से एक गू मास्टर था। जो लोग इस छोटे से कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे, वो सभी नौजवान द जो अभी अभी गू मास्टर बने थे। उनकी नींव लगभग ना के बराबर थी और वो सिर्फ रैंक 1 पर द, इसलिए वो अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए आसानी से बाहरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए जो सोने या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए द, उन्हें अपने से बड़ों से थोड़ा बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिलता था, जिससे उनकी लड़ाई की ताकत बढ़ जाती थी। यही वजह थी कि फैंग युआन को लड़ाई में मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक और वजह भी थी, फैंग युआन का लड़ने का तरीका अब सबको पता चल चुका था। उसके ओपोनेंट्स बहुत सावधान भी और लड़ाई के लिए बारीकी से तैयारी करते थे, जिससे फैंग युआन के लिए ठीक से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मेन थूक कैसे सकता हूं? यंग थीविंग हेवन स्टेज के बीच में खड़ा था, शर्म से रोने ही वाला था। पिछली जिंदगी में उसने हमेशा अपने बर्ताव पर बहुत ध्यान दिया था। वो कभी भी हर जगह थूकने जैसी गवारों वाली हरकत नहीं करता। लेकिन इस लड़ाई में उसने न सिर्फ ऐसा किया, बल्कि इतने सारे लोगों के सामने इतनी शान और बेशर्मी से किया। फ्लैट यंग थीविंग हेवन को कैसा महसूस होना चाहिए था? वह इस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूं? क्या ये सच में मैं ही हूं मेरे दिल की गहराइयों में? यंग थीविंग हेवन एक गहरी एटीएम संदेह और इंकार में डूब गया। ऑडियंस अभी भी मजाक उड़ा रही थी। ये लड़का तो बहुत खुश हो रहा होगा, है ना? इस तरह का कचरा सच में टॉप 8 में पहुंच रहा है। HMPH, समाज का स्टार दिन बी दिन गिरता जा रहा है। इस तरह के इंसान को कंपटीशन से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन टॉप 8 हाई इसकी हद है। मैं सच में उस आगे जीतते हुए नहीं देखना चाहता। यंग थीविंग हेवन, वो सच में सबको सफाई देना चाहता था और बताना चाहता था कि वो इस तरह का इंसान नहीं है। लेकिन वो कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वो खुद भी हिला हुआ था और अपने आप पर शक कर रहा था। उसके उसूल और उसकी पिछली जिंदगी में उसके अंदर बेस गौरव के एहसास पर बार बार चोट लग रही थी। अब तक वो पहचान से परे बिगड़ चुके थे। ये भी ठीक है, मैं भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। इस जीत के साथ मैं अब टॉप 8 में हूं और पूल में जा सकता हूं। यंग थीविंग हेवन थक चुका था, दिमागी तौर पर थक चुका था। वो अब और नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन फैंग युआन की इस पर एक अलग ही सोच थी। टॉप 8, टॉप 4, टॉप 2 और आखिर में विनर, ये साफ साफ अलग लेवल्स हैं और इन्हें क्लैन से अलग अलग इनाम मिलेंगे। भले ही ये एक ड्रीम रेल्म है और सच नहीं, अगर मैं यंग थीविंग हेवन को बेहतर रैंकिंग हासिल करने में मदद करता हूं, तो मुझे बिना किसी शक के बेहतर इनाम मिलेगा। और ये इनाम शायद आगे की घटनाओं में भी जारी रहेंगे, जिससे इस ड्रीम रेल्म का यंग थीविंग हेवन और भी मजबूत हो जाएगा। थीविंग हेवन का ये ड्रीम रेल्म असाधारण था, ये बहुत फ्लेक्सिबल था और इसका कोई निश्चित अंत नहीं था। इसलिए यंग थीविंग हेवन जितना मजबूत होगा,
ड्रीम रेल्म में उसका प्रभाव उतना ही बड़ा होगा और फैंग युआन के लिए इस ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करना उतना ही सुविधाजनक होगा। अनरावल ड्रीम का थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करने में अच्छा असर नहीं हो रहा था, जो फैंग युआन को कमजोर बनाने के बराबर था। इसलिए फैंग युआन ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करने में अपनी सफलता के चांसेस बढ़ाना चाहता था। ये दूसरा स्टेज पहले स्टेज से बहुत लंबा है, मुझे पहले स्थान के लिए लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह इस ड्रीम रेल्म के लिए एक टेस्ट भी है। फैंग युआन ने कुछ देर सोचा और अपना मन बना लिया। लेकिन भले ही उसका आइडिया अच्छा था, यंग थीविंग हेवन को कंट्रोल करने का मौका और समय सीमित था। फैंग युआन सिर्फ सब्र से मौके का इंतजार कर सकता था। ड्रीम रेल्म आगे बढ़ता रहा। यंग थीविंग हेवन ने जीत हासिल की थी, लेकिन उस मिली थी एक बुरी रेपुटेशन और बड़ा बाहरी दबाव। दूसरे नौजवान कंपटीशन के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, अपने ओपोनेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन यंग थीविंग हेवन एएटीएम चिंतन में डूबा हुआ था। असल में वो अपने आप का सामना करने से डर रहा था, यह आत्मसंदेह यूज टॉर्चर कर रहा था। इस वजह से यंग थीविंग हेवन दिन बी दिन दुबला होता गया और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। शासियों की आवाज आई, पोटे, तुझे गू रिफाइन करना चाहिए। बिना नए गू वर्म के तेरे लिए आने वाले ओपोनेंट्स से निपटना मुश्किल होगा, तेरे हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मॉर्टल गू रिफाइन करना और इमोर्टल गू रिफाइन करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें थीं। खासकर जब रैंक 1 गू वर्म रिफाइन करना हो तो सफलता की दर काफी ऊंची होती थी। मैं तुझे सीधे कोई चीज नहीं दे सकता, ना ही मैं तुझे गू वॉर्म्स दे सकता हूं। तुझे इसे खुद रिफाइन करना होगा ताकि दूसरों को धोखा दे सको और वो मुझे ढूंढ ना पाएं। शासियो ने आगे कहा। अपनी बात खत्म करते ही उसने एक बड़ी मात्रा में जानकारी यंग थीविंग हेवन के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। यंग थीविंग हेवन का चेहरा, हालांकि इस जानकारी को देखकर बेचैनी में बदल गया। नहीं, ये गू वर्म बहुत घिनौना है, इसके लिए मुझे एक बच्चे को मारकर उसकी आत्मा को गू मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। मैं ऐसा घिनौना पाप नहीं करूंगा। चैप्टर 1499 थीविंग हेवन की आखिरी हद। शासियो ने यंग थीविंग हेवन को एक गू रेसिपी दी, लेकिन रेसिपी देखते ही उसका चेहरा बदल गया और उसने गू रिफाइन करने से साफ मना कर दिया। शासियो की उदास आवाज आई, पोटे, तू अपने दादा की बात नहीं सुनना चाहता? तुझे जीना है या नहीं? यंग थीविंग हेवन, हालांकि, जिद पर अड़ा रहा। कौन नहीं जीना चाहता? लेकिन मेरी भी एक हद है। यह गू रेसिपी बहुत ही जालिम है, मैं इसे फॉलो करने से इनकार करता हूं। शासियो, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं उस पूल के पास जाऊं? ए फ्लैट जब मैं टॉप 8 में हूं तो मेरे पास उसमें जाने की योग्यता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो यह अफसोस की बात होगी? हा हा हा। शासियो हंसा। हाँ, अफसोस की बात तो है। ये शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि यंग थीविंग हेवन की ईंट की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसे एक तेज दर्द अपने जिस्म पर हमला करते हुए महसूस हुआ। दर्द, दर्द और बस दर्द। उसी पाल वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से बर्दाश्त किया और एक अंधेरे कोने की तरफ भागा। फिर उसने अपनी पीठ दीवार से टिका दी और दांत भींचकर दर्द सहता रहा। शासियो की आवाज फिर से आई, तू सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। क्या तुझे सच में लगता है कि टॉप 8 में आने के बाद तू मुझसे शर्तें रख सकता है? तुझे लगता है तेरी इतनी कीमत है? HMPH, मेरे पोते बनने के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हैं। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तू मुझे दादा बुला पा रहा है, समझा? शासियो रुका और फिर बोला, सुनाओ जरा, मुझे दादा बुला कर दिखाओ। यंग थीविंग हेवन के चेहरे पर दर्द से अजीब से भाव द उसने अपनी मुठियां इतनी कास के भींच ली थीं कि उसके नाखून उसके मांस में घुस गए थे। वो कांप रहा था और पसीने से लथपथ था। ये दर्द की वजह से था, लेकिन साथ ही अपमान और गुस्से की यूएस भावना से भी जिसे वो बाहर नहीं निकाल सकता था। दादा। काफी देर बाद यंग थीविंग हेवन ने ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकला। हाँ, मेरे लाडले पोटे। तेरी आवाज बहुत धीमी है, दादा बूढ़ा हो गया है और ठीक से सुन नहीं पाया। शासियो ने शैतानी हंसी हंसी। यंग थीविंग हेवन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका दर्द काफी हल्का हो गया है। शासियो ने अपने तरीके का असर कम कर दिया था। यंग थीविंग हेवन की भौहें तन गईं और उसकी ऊँग में मरने का इरादा चमका, लेकिन फिर उस अपने परिवार और अपनी प्रेमिका की याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, हेलो दादा। हाँ, जब तक पोटा आज्ञाकारी रहेगा, दादा खुश रहेगा। शासियो की हंसी में घमंड साफ झलक रहा था। अब दादा चाहता है कि तू गू रिफाइन करे, क्या तू ये कर सकता है? कर नहीं सकता। दर्द से यंग थीविंग हेवन का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी हद पर टिका हुआ था। कमीन,
शासियो गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना तरीका और तेज कर दिया। यंग थीविंग हेवन चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उस कुछ देर तक टॉर्चर करने के बाद भी जब शासियो ने देखा कि यंग थीविंग हेवन समझौता करने को तैयार नहीं है, तो यूं सर दर्द होने लगा। तू जिद्दी लड़के, तेरे अंदर काफी इंसाफ की भावना है। अफसोस, बहुत अफसोस, मुझे लगा था कि जब मैंने तुझे इतनी कौशल से लड़ते देखा तो तू एक हीरा है। मैंने सोचा नहीं था कि तुझे हर कोई अपने लिए वाली सीख भी नहीं पता। तो क्या हुआ अगर तुझे एक बच्चे को मारना पड़े? अगर वो नहीं मरेंगे तो तू मारेगा। अगर तू मर गया तो सारी दौलत और इच्छाएं हवा हो जाएंगी। ध्यान से सोच। यंग थीविंग हेवन जमीन पर पड़ा हुआ था, एक झींगे की तरह सिकुड़ा हुआ। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था और वो लगभग होश खो चुका था। उसमें अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसके होठों के कोने अभी भी हल्के से उठे हुए द शासियो, तुम इस बारे में भूल जाओ। मैं तुमसे अलग हूं। मैं अपनी खुशी और आनंद दूसरों के दुख पर नहीं बनाऊंगा। हंसी आती है तेरी जिद पर। इस दुनिया में बहुत सी चीजें लड़कर हासिल करनी पड़ती है। अगर तू लड़ेगा नहीं या मारेगा नहीं तो तू जिंदा कैसे रहेगा? तेरा इस दिमाग में चल क्या रहा है? शासियों की आवाज बर्फीली और नफरत भरी थी। बस ये सोच कि तुझे क्लैन से क्यों निकाला गया था? ही, क्या इसलिए नहीं कि क्लैन में रिसोर्सेस बहुत कम द और उन्हें लगा कि तुझे पालना बर्बादी है, इसलिए उन्होंने क्लैन के नियमों का इस्तेमाल करके खुलेआम तुझे मारने की कोशिश की। यंग थीविंग हेवन की एज चमक उठी। मैं अब ये तर्क समझता हूं, लेकिन दूसरे जो करते हैं वो उनका मसाला है। अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरा मसाला बन जाएगा और मैं ये नहीं करूंगा। बेवकूफ। तो चल मैं तुझे तेरी मौत के पास भेजता हूं। शासियों का गुस्सा अपनी हद तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था वो अचानक रुक गया। आह, मेरे बेचारे बेटे, तुम इस तरह कैसे चले गए? दीवार के पास पड़े यंग थीविंग हेवन ने अचानक घर के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज सुनी। फिर घर के अंदर शोर शराबा होने लगा। कोई और भी रोने लगा और कोई डॉक्टर को नाकाबिल होने के लिए गुस्से में कोस रहा था। यंग थीविंग हेवन और शासियो ने ध्यान से सुना तो उन्हें वजह समझ आई। पता चला कि इस घर के मालिक का एक बच्चा था, लेकिन वो बच्चा पैदाइशी कमजोर था और बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। घर के मालिक ने भारी कीमत देकर एक रैंक 3 गू मास्टर को बुलाया था, लेकिन वो गू मास्टर भी यूएस बच्चे को बचा नहीं सका जो आखिरकार आज मर गया। ही, बच्चे, तेरी किस्मत काफी अच्छी लगती है। ये बच्चा गू रिफाइन करने के लिए काफी है। वो पहले ही मर चुका है। तू उसकी लाश उठा सकता है और यूज गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शासियो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में मारने का इरादा साफ था। अगर तू नहीं माना तो तू मरने जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैं बस कोई दूसरा मोहरा ढूंढ लूंगा। यंग थीविंग हेवन काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, ठीक है। HMPH, ये हुई ना बात। शासियो ने और कुछ नहीं कहा। यंग थीविंग हेवन ने काफी देर आराम किया और फिर बड़ी मुश्किल से उठा। इस घटना के जरिए यंग थीविंग हेवन को अच्छी तरह समझ आ गया था कि शासियो की फितरत बेहद जबरदस्ती वाली थी। वो जो कहता था वही करता था और किसी भी तरह की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करता था। अपने घर वापस लौटने के लिए यंग थीविंग हेवन ने इस अपमान को पीने का फैसला किया। क्लैन के आम दस्तूर के मुताबिक छोटा कंपटीशन कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। लगभग सभी बचे हुए कंपेटिटर्स इस छोटे से समय में अपने घर पर रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और अपने बड़ों से गाइडेंस लेंगे। अगले कुछ दिनों में यंग थीविंग हेवन ने गू रेसिपी में लिखे गू मटेरियल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भले ही इकट्ठा करने का प्रोसेस मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसने उन सबको ढूंढ लिया। अस बच्चे की लाश दफनाए जाने के बाद यंग थीविंग हेवन ने आधी रात को उस खोद कर निकाल लिया। कंपटीशन शुरू होने में अभी 2 दिन और बाकी थे। अस रात एक सुनसान झोंपड़ी में यंग थीविंग हेवन ने गू रिफाइन करना शुरू किया। ये गू रेसिपी पहले से ही साफ और सीधी थी, लेकिन दादा ने तेरे छोटे से प्राइमेवल एसेंस स्टोरेज के बारे में सोचा और इसमें कई स्टेप्स जोड़ दिए। दादा कितना ध्यान रखता है, पोटे, तुझे इस गू रिफाइनमेंट में सफल होना ही होगा। शासियो की आवाज आए। वो पूरे प्रोसेस के दौरान यंग थीविंग हेवन को गाइड करने वाला था। गू रिफाइनमेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। शासियो के निर्देशन में यंग थीविंग हेवन ने कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू किया और एक एक करके गू मटेरियल्स को प्रोसेस करना शुरू किया। क्योंकि ये उसकी पहली बार गू रिफाइनमेंट था, यंग थीविंग हेवन का प्रदर्शन शुरुआत में बेहद खराब था। वो आग का इस्तेमाल करके मटेरियल्स को प्रोसेस करने जैसे सबसे आसान काम में भी बार बार गलतियां कर रहा था। अगर शासियो ने समय पर यंग थीविंग हेवन को ठीक करने के लिए गाइड नहीं किया होता तो यह गू रिफाइनमेंट पहले ही फेल हो चुका होता।
शासियो गुस्से में हर तरह की गालियां दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे गु रिफाइनमेंट आगे बढ़ा, शासियो की गालियां कम होती गईं। तो यह है एक डेमन वेनरेबल का टैलेंट। फैंग युआन जो ऐप तक साइड से सब कुछ देख रहा था, वो भी हिल गया था। यंग थीविंग हेवन ने एक बेहद शक्तिशाली गु रिफाइनमेंट टैलेंट दिखाया। वो बहुत तेजी से सीख रहा था, शुरुआत में लड़खड़ाने से लेकर फिर अपने पैर जमाने तक और फिर स्थिर होने तक, और गु रिफाइनमेंट के आखिरी चरण में वो तो बिल्कुल आराम में लग रहा था। इस गु वर्म को रिफाइन करने के लिए आखिरी 4 कदम बचे हैं। शासियो ने असल में यंग थीविंग हेवन को प्रोत्साहित किया, मेरे लाडल पोटे, अच्छे से कर, इस गु वर्म को रिफाइन कर और कंपटीशन में अपने दादा का नाम रोशन कर। यंग थीविंग हेवन ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने पड़ी बच्चे की लाश को देखा। उसकी आंख में एक दृढ़ निश्चय की रोशनी चमकी। भले ही ये बच्चा मेरी वजह से नहीं मारा, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल गु रिफाइन करने के लिए करता हूं, तो मैं अपने दिल पर यह बोझ कैसे सह पाऊंगा? वैसे भी गु रिफाइनमेंट आसानी से फेल हो सकता है। अगर मैं यहां फेल हो जाता हूं, तो शासियो भी इसका इल्जाम मुझ पर नहीं डालेगा। बच्चे, मुझे माफ करना, मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकी। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी आत्मा इस आग के जरिए स्वर्ग में जा सके। अगर तुम दोबारा जन्म ले सको, तो प्लीज वापस मत आना। ये दुनिया बहुत जालिम है। मन हाय मन ये बड़बड़ाते हुए यंग थीविंग हेवन ने एक गलती कर दी। आग तुरंत ही तेजी से भड़क उठी और बच्चे की लाश को अपनी लपेटों में ले लिया। आग की तेजी बहुत ज्यादा है, इसे जल्दी कम कर, शासियो ने चौंकते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं। यंग थीविंग हेवन ने घबराने का नाटक किया, तुरंत आग को कंट्रोल किया, लेकिन आग और भी तेजी से जलने लगी। इतनी हिम्मत, तुमने जानबूझकर फेल किया, तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। शासियो की नजर गुस्से से भर गई जब यूज यंग थीविंग हेवन का इरादा समझ आ गया। चैप्टर 1500 स्नीक अटैक गु। नहीं दादा, आपने मुझे गलत समझा। मैं सच में इस आग की तेजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। यंग थीविंग हेवन अभी भी नाटक जारी रखे हुए था। ही, तू मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है, तू सच में मुझे कमजोर समझ रहा है। ठीक है, मैं तेरी जान नहीं लूंगा। इस आग को तुझे भी निगल लेने दे। तुझे क्या लगता है गु रिफाइनमेंट इतना आसान और सुरक्षित है? गु रिफाइनमेंट को जानबूझकर फेल करके तो अपनी बर्बादी को खुद बुला रहा है। मर जा, ये तेरी जिद का नतीजा है, ये सब तेरा किया धारा है। शासियो ने कटाक्ष किया। उसके शब्द खत्म होने से पहले ही वो आग तुरंत भड़की और उसने यंग थीविंग हेवन को लपेट लिया। ये कैसे हो गया? यंग थीविंग हेवन बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आग एक जबरदस्त खिंचाव पैदा कर रही थी जिसने उस वहीं रोक रखा था। जब वो आग में दफन होने ही वाला था, फैंग युआन ने पाया कि वो एक बार फिर से यंग थीविंग हेवन के जिस्म को कंट्रोल कर सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हमेशा इस थीविंग हेवन का फैलाया हुआ रायता समेटने आता हूं? फैंग युआन को फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन वो घबराया नहीं। फैंग युआन ने वो गु रेसिपी पहले ही देख ली थी जो शासियो ने यंग थीविंग हेवन को दी थी। ये एक रैंक 1 गु रेसिपी थी, जबकि फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ का क्वाजी ग्रैंड मास्टर था, इसलिए गु रेसिपी के यूज साफ समझ आ रहे थे। भले हाई यंग थीविंग हेवन ने पहले ही एक गलती कर दी थी, फैंग युआन की नज़र में इसे सुधारा जा सकता था। सैंडपिट गु। फैंग युआन ने यंग थीविंग हेवन के जिस्म को कंट्रोल करके सैंडपिट गु को आग में एक खास जगह पर फेंका। उसने इस गु वर्म को एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि यूज एक गु मटेरियल के तौर पर फेंक दिया। असनाजुक गु ने तुरंत आग को अपनी तरफ खींचा और जल्दी जलकर राख के ढेर में बदल गया। आग का खिंचाव काफी कम हो गया। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाकर छलांग लगा दी। वो जमीन पर कई बार लुढ़का ताकि यूएस पर लगी बची हुई आग बुझ जाए। उसकी चोटें गंभीर थीं। यंग थीविंग हेवन का चेहरा, गर्दन, बाहें और दूसरे हिस्से बुरी तरह जल चुके थे। लेकिन फैंग युआन ने चोटों को नजरअंदाज किया और अपना पूरा ध्यान इस आग पर लगा दिया। यंग थीविंग हेवन अभी भी खतरे से बाहर नहीं था, क्योंकि गु रिफाइनमेंट का प्रोसेस अभी तक सच में रुका नहीं था। अगर यह आग जलती रही, तो ये निश्चित रूप से यंग थीविंग हेवन को दोबारा निगल लेगी। इसलिए फैंग युआन ने चिमनी स्मोक गु को एक्टिवेट किया, दूर निकला और यूएस बर्तन के आकार की आग को ढक लिया। धुएं की पाटन ने इस आग को घेर लिया। जैसे जैसे खतरा धीरे धीरे कम हुआ, फैंग युआन ने महसूस किया कि आग से उसका कनेक्शन तेजी से कमजोर हो रहा है। इस तरह धुआं आग को बुझा सकता है और इस गु रिफाइनमेंट को रोक सकता है। भले ही इसका कुछ उल्टा असर होगा, लेकिन इस जिस्म की जान बच जाएगी। इस हालत में फैंग युआन ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। आखिरकार
यंग थीविंग हेवन बहुत लापरवाह था, जो सच में गू रिफाइनमेंट को जानबूझकर फेल करने की कोशिश कर रहा था। इस गू रिफाइनमेंट ने उल्टा उसकी ताकत कम कर दी थी, क्योंकि अब उसने कीमती सैंडपिट गू खो दिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बदलाव हुआ। गू अचानक आग में समा गया। ये क्या हो रहा है? यहां तक कि फैंग युआन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जल्द ही जब उसने आग में यूएस बच्चे का भूत देखा, तो यूज एहसास हुआ, इस बच्चे में कोई गड़बड़ है। शायद इसकी बनावट आम नहीं है, ये काफी अजीब है। इस बच्चे को आग में एक गू मटेरियल के तौर पर डाला गया था। फैंग युआन साइड से देख रहा था और उसने बच्चे की ध्यान से जांच नहीं की थी, इसलिए उस नहीं पता था कि उसमें कुछ अजीब था या नहीं। इस अनोखे बदलाव ने फैंग युआन की उम्मीदों को पार कर दिया था। आग एक बार फिर भड़क उठी। बच्चे का भूत आग में उछाल कूद करने लगा और यंग थीविंग हेवन की तरफ लपका। डैम, ये खतरनाक है। फैंग युआन ने आह भरी, अगर यंग थीविंग हेवन मर गया तो उसका ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन भी उसके बाद फेल हो जाएगा। आग को यंग थीविंग हेवन के जिस्म पर लपकते देख फैंग युआन को अचानक एक आइडिया आया। मिल गया। उसने पहले चिमनी स्मोक गू फेंका। चिमनी स्मोक गू ने तुरंत आग में मौजूद बच्चे के भूत को अपनी तरफ खींचा। वो बैबलिंग की आवाज निकालने लगा जब वो चिमनी स्मोक गू पर लपका और उस खाने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन तेजी से कुछ कदम पीछे हटा और आग से थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन जल्द ही इस बच्चे ने चिमनी स्मोक गू को खा लिया और फिर से फैंग युआन की तरफ लपका। फैंग युआन हंसा, यहाँ क्लियर वाटर गू भी है। क्लियर वाटर गू फेंका गया और बच्चे ने उस भी निगल लिया। आग अचानक धीमी हो गई। क्लियर वाटर गू हरे रंग के पानी के एक गोले में बदल गया जिसे आग भीगा नहीं सकती थी, और लाल आग नारंगी पीली हो गई, रोशनी से ढक गई। ए फ्लैट ये पहले जैसी ज्वाला नहीं थी, बल्कि गहरी छिपी हुई थी। हरे रंग का पानी और नारंगी पीली आग हवा में एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगे। फैंग युआन ने यंग थीविंग हेवन के जिस्म को पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ाया और इस अजीब पानी और आग के सामने चला गया। सैंडपिट राख में बदल गया, जिस्म को मजबूत किया। चिमनी के DHUEIN ने आग को रोका और घेरा। साफ पानी ने दुनिया पलट दी। खून का इस्तेमाल करके यिन और यांग को एक करना कमाल है। फैंग युआन ने अपनी जीभ काटी और अपना खून यूएस अजीब पानी और आग में थूक दिया। ईक। जैसे ही यूएस अजीब पानी और आग को खून ने छुआ, वो अचानक एक नीले बच्चे के भूत में बदल गया जो चीखा और फैंग युआन पर लपका। फैंग युआन पीछे नहीं हटा, उसने उस हमला करने दिया। नीला बच्चे का भूत सीधे यंग थीविंग हेवन के अपचर में घुस गया और एक रैंक 2 गू वर्म में बदल गया। ये क्या है? यंग थीविंग हेवन होश में आया और हक्का बक्का रह गया। व्हाट द? फिर से? फैंग युआन लाचार था। जैसे हाई यंग थीविंग हेवन सुरक्षित हुआ, यूज साइड में धकेल दिया गया और वो एक ऑब्जर्वर बन गया। तुमने सच में कई इत्तेफाकों के तहत एक बिल्कुल नया गू वर्म रिफाइन कर लिया? शासियो भी हैरानी से चिल्लाया। नहीं, ये गलत है। जल्द ही यूज एहसास हुआ, लड़के, लगता है तेरे अंदर एक छिपी हुई फितरत है जो सिर्फ तब कंट्रोल लेती है जब तू जानलेवा खतरे में होता है, और फिर तुझे अनजाने में सबसे अच्छा फैसला लेने पर मजबूर करती है। कंपटीशन में भी ऐसा ही था, लगता है गू रिफाइनमेंट में भी वैसा ही है। तू भोला और जिद्दी है, साथ ही उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन तेरी ये छिपी हुई फितरत काफी प्रैक्टिकल और बेहद चालक है, जिसमें ऐसे टैलेंट है जहां तक तू पहुंच नहीं सकता। वे इस फितरत की काफी तारीफ करता हूं, बहुत प्रभावशाली। शासियो हंसने लगा। मैंने एक नया गू रिफाइन किया? यंग थीविंग हेवन अभी भी इस सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाया था और हैरान था। हाँ, इसे आजमा कर देख। ये नया गू एक रैंक 2 गू है। ये एक नया आविष्कार लगता है, यहां तक कि मैं भी इसका असर नहीं समझ पा रहा हूं। एक अनजान गू वर्म को एक्टिवेट करना एक खतरनाक काम था। जैसे कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। लेकिन यंग थीविंग हेवन ने अभी अभी कल्टिवेशन शुरू की थी और अनजान था, और शासियो, जो खतरों के बारे में जानता था, यूज यंग थीविंग हेवन की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। तो यंग थीविंग हेवन ने अनजाने में इस गू वर्म को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, ये गू वर्म वापस एक नीले बच्चे के भूत में बदल गया जिसने एक अजीब चीख निकाली और यंग थीविंग हेवन के अपचर से बाहर निकलकर आगे बढ़ा। आगे एक पत्थर की स्टूल थी। नीला बच्चे का भूत सीधे यूएस पत्थर की स्टूल में घुस गया, फिर बाहर निकला और यंग थीविंग हेवन के अपचर में वापस आ गया और अपने गू के रूप में बदल गया। पत्थर की स्टूल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यंग थीविंग हेवन स्टूल के पास गया और उस छुआ। बम! एक तीखी आवाज गूंजी जब पत्थर की स्टूल पत्थर के टुकड़ों में बदल गई। यंग थीविंग हेवन चूक गया और एक कदम पीछे हटा,
जमीन पर पड़े कंकरों के ढेर को हैरानी से देखने लगा। शानदार, शासियो ने तारीफ की। इस गू वर्म में बेहद ज्यादा ताकत है, ये एक टॉप टियर रैंक 2 गू वर्म है। इससे भी जरूरी बात, ये डिफेंसेस के आर पार जा सकता है। देख, पत्थर की स्टूल अंदर से टूट गई। शासियो तेज दिमाग था, उसने एक पाल में उसकी कई गहराइयों को देख लिया। यंग थीविंग हेवन अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था। शासियो ने उसके अपचर में देखा और फिर से तारीफ की। गजब, अपने अपचर को देख, इस गू वर्म को एक्टिवेट करने में सिर्फ 10% प्राइमेवल एसेंस खर्च हुई है, ये अकल्पनीय है। ये एक रैंक 2 गू वर्म है जिसमें इतनी ताकत है, लेकिन इसे सिर्फ रैंक 1 ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस का 10% हाई चाहिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ द ग्रेड एप्टीट्यूड है, मेरी प्राइमेवल एसेंस बस 20% से थोड़ी ज्यादा है। मैं इस गू वर्म को सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। यंग थीविंग हेवन चिंतित था। तुझे कुछ नहीं पता, इस गू वर्म के साथ कंपटीशन में पहली पोजीशन तेरी है। कोई भी तेरे गू वर्म के सामने नहीं टिक पाएगा। शासियो ने नाक सिकोड़ी। मैं इस गू से पहला आ सकता हूं? यंग थीविंग हेवन की ईद फैल गई। एक बार ये गू वर्म एक्टिवेट हो गया तो ये एक नीले बच्चे के भूत में बदल जाएगा जो दुश्मन पर हमला करेगा। ट्यून, इसकी रफ्तार देखी है, ये बेहद तेज है। रैंक 3 गू मास्टर्स शायद मुश्किल से बच पाएं, लेकिन रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर्स के खिलाफ जब तक तू थोड़ी दूरी कम कर लेगा, अन पर हमला हो जाएगा और उनके पास बचने का वक्त नहीं होगा। शासियो आगे विश्लेषण करता रहा, बड़बड़ाते हुए। हम इस गू वर्म की ताकत और असर को देखते हुए हम इसे स्नीक अटैक गू भी कह सकते हैं। गू वर्म यंग थीविंग हेवन ने बनाया था, लेकिन शासियो ने इस गू वर्म का नाम रखने की आजादी ले ली। स्नीक अटैक गू। यंग थीविंग हेवन ने तुरंत माथे पर बाल डाले और विरोध करना चाहा। हाँ, इसे स्नीक अटैक गू बुलाओ, मेरा नाम रखने का अंदाज अभी भी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, शासियो ने दबंग अंदाज में कहा। यंग थीविंग हेवन सिर्फ लाचारी से अपनी ईंट घुमा सकता था। चैप्टर एंड।